हेलो मेरे क्लास 12th के प्यारे प्यारे गुलजारी लालो, क्या हालचाल आप सभी लोगों के? बढ़िया, सब ग्रेट, चकाचक, ऑसम। चलो बहुत बढ़िया। तो गाइस हम लोगों ने पीवाईक्यू सीरीज चल रही थी। पीवाईक्यू सीरीज में हम लोगों ने पूरी फिजिकल केमिस्ट्री यानी कि सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, इनके हम लोगों ने पीवाईक्यूज कर लिए थे। फिर हम लोग चले गए थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसपे हम लोगों ने हेलो अल्केन, हेलो अरीन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर और अल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड के पीवाईक्यूज देख लिए थे। अब बच्चों के कमेंट आने कि सर एक काम करो, अमाइंस के पहले आप डीएफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के पीवाईक्यूज करा दो, इनऑर्गेनिक के पहले करा दो। तो आपका हुक्म सराखों पर, हम लोग आ गए हैं आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के पीवाईक्यूज लेकर। लेकिन उसके पहले अगर आप लोगों ने हमारा नया यूट्यूब चैनल ग्रेविटी सर्कल शॉर्ट्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। वहां पर हम लोग शॉर्ट्स अपलोड करते हैं, लेकिन सारे आपके काम के होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं एंड इंटरेस्टिंग होते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख जरूर लेना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर दिया हुआ है, फॉर्मूला बनाना है। टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट। अब हम लोग सब जानते हैं जिंक के नाम के आगे ATE कब लगेगा? जब आपका कोऑर्डिनेशन एंटाइटी एनायोनिक नेचर का होगा। तो यहां पर मैं लिखूंगा Zn के पास में मैं लगाऊंगा टेट्रा हाइड्रोक्सी यानी कि OH4 और इस पूरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। लेकिन सर कितना नेगेटिव चार्ज आएगा आप यहां पर हमें बता सकते हैं? देखो यहां पर इस फॉर्मूले के, इस नॉमेनक्लेचर के अंदर जिंकेट के पास में लिखा हुआ है 2, यानी डेफिनेटली यहां पर जिंक पर +2 चार्ज है। हम लोग सब जानते हैं OH पर -1 चार्ज होता है, लेकिन OH हमारे पास में 4 है। तो यहां पर नेट चार्ज कितना हो गया? +2 -4 इज इक्वल टू -2। तो यहां पर इसके कॉम्प्लेक्स के ऊपर आ जाएगा -2 चार्ज। और यहां पर यह बात सही हो गई, ये हमारा क्रॉस चेक भी हो गया कि ये कॉम्प्लेक्स एनायोनिक नेचर का है, क्योंकि जब भी आपका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स एनायोनिक नेचर का होता है, मेटल के नाम के पीछे ATE लगता है। तो ये हमारा जवाब, इसका मतलब सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हेक्साअमाइन प्लेटिनम 4, प्लेटिनम यानी यहां पर आप लोगों को क्या लिखना है? हेक्साअमाइन प्लेटिनम। तो यहां पर मैं लिखूंगा प्लेटिनम, इसके पास में मैं लिखूंगा NH3 और यहां पर प्लेटिनम का चार्ज ये बोल रहा है 4। ओके, तो यहां पर मैं लिख दूंगा 4 + 4। हमारे जो अमाइंस होते हैं वो न्यूट्रल लिगेंड होते हैं, तो नेट चार्ज यहां पर आ जाएगा आपका +4। सो द नेट चार्ज ऑन दिस कॉम्प्लेक्स विल बी +4। तो यहां पर मैं लिख दूंगा +4। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हमारा ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कैटायोनिक नेचर का है। और जब कभी भी कॉम्प्लेक्स कैटायोनिक नेचर का होता है, मेटल का नाम नॉर्मली लिखा जाता है, मेटल के नाम के पीछे ATE नहीं लगाया जाता। ठीक है, चलिए तीसरा, पोटेशियम टेट्राक्लोरिडो पैलेडेट। अब यहां पर पैलेडेट दे रखा है, यानी यहां पर मैं पहले कॉम्प्लेक्स बना दूं, पैलेडियम लगा दूं, और पैलेडियम के बाद में क्या बोल रहा है? टेट्राक्लोरिडो, यानी टेट्राक्लोरिडो लगा दिया मैंने। और पैलेडियम के ऊपर दे रखा है +2 चार्ज, यहां पर आपको मेंशन कर रखा है। क्लोरीन पर होता है -1 चार्ज, एक क्लोरीन पर -1 तो 4 क्लोरीन पर -4, तो नेट चार्ज विल कम आउट टू बी -2, यानी यहां पर -2 चार्ज आ गया। तो अब इस -2 के बेसिस पर यहां पर मैं जानता हूं कि सबसे पहले नाम के आगे इसने लिखा है पोटेशियम। तो यहां पर क्योंकि -2 चार्ज है, तो -2 चार्ज को सेटल करने के लिए यहां पर 2 पोटेशियम के आयन्स होने चाहिए, तो इट विल बिकम K2PdCl4। क्योंकि एक पोटेशियम पर +1 चार्ज होता है, तो 2 पोटेशियम पर +2 चार्ज हो गया, और इस कॉम्प्लेक्स पर -2 चार्ज हो गया, चार्ज बैलेंस हो गया। तो जब चार्ज बैलेंस हो जाता है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी प्रकार चौथे की तरफ चलते हैं, क्यूप्रेट। क्यूप्रेट मतलब ये भी नेगेटिवली चार्ज ही आयन होगा। और टेट्राब्रोमिडो, तो CuBr4, और क्यूप्रेट पर ये बोल रहा है यहां पर +2 चार्ज है, 4 ब्रोमीन है यानी -4, तो नेट चार्ज -2, तो यहां पर कॉम्प्लेक्स पर आ जाएगा -2 चार्ज। तो हो गया क्यूप्रेट, बिल्कुल सही है, क्योंकि क्यूप्रेट लिखना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि ये एनायनिक लिगेंड है, CuBr4 -2। चलो इतना नोट करो, 1 2 3 4 यानी ABCD हो गए हमारे। A डन, B डन, C डन, D डन।
अब हम लोग EFGHIJ की तरफ चलेंगे। मैं इसको रब करूंगा ताकि आप लोग इसे लिख लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पहले 4 का स्क्रीनशॉट, पहले 4 क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया। चलिए अब 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5वां क्वेश्चन कह रहा है हेक्सा अमाइन कोबाल्ट। हेक्सा अमाइन कोबाल्ट, तो मैंने लिखा कोबाल्ट, कोबाल्ट के पास मैंने लिखा अमाइन, अमाइन के पास मैंने लिखा 6 और यहां पर मैंने लगा दिया SO4। अब यहां पर हमें देखना है कि ये कोबाल्ट पर बोल रहा है +3 चार्ज और आपके अमाइंस पर तो 0 चार्ज होता है, तो नेट चार्ज इस कॉम्प्लेक्स पर हो गया +3, इस पर हो गया +3 चार्ज, लेकिन SO4 पर तो -2 चार्ज होता है। तो अब इसको बैलेंस कैसे करें? बैलेंस करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई मारना पड़ेगा चीज को। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे मारेंगे? SO4 पर -2 चार्ज है, इसको -6 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये SO4 3 हो जाएगा, यानी एक SO4 पर -2 चार्ज तो 3 SO4 पर -6 चार्ज। अब इस पूरे कॉम्प्लेक्स पर +3 चार्ज है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो एक कॉम्प्लेक्स पर +3 चार्ज, तो ऐसे 2 कॉम्प्लेक्स होंगे तो +6, तो ये 2 कॉम्प्लेक्स पर मिलाकर +6 चार्ज और ये 3 SO4 पर निकालकर -6 चार्ज, तो ये हो गया बैलेंस। ये बैलेंस होते ही आप ऊपर से माइनस और ये चार्ज हटा दो, ये आपका SO4 वाला कंपाउंड कंप्लीट बनके तैयार हो गया। कोई दिक्कत? हलवा है बेटा। अगर आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ठीक से पढ़ा है तो दिस विल एक्ट लाइक अ हलवा फॉर यू। चलिए तो क्वेश्चन नंबर D, C, A, B और E भी हो गया। अब हम लोग F की तरफ चलते हैं। पोटेशियम टेट्रासाइनोनिकलेट, ठीक है, निकल, निकल के पास में बोल रहा है टेट्रासाइनो यानी CN4 और यहां पर हमें लगाना पड़ेगा पोटेशियम, है ना, पोटेशियम टेट्रासाइनोनिकलेट। अब यहां पर आप देखो Cn पर -1, Cn पर -1, तो चार्ज Cn पर -4। निकल का क्वेश्चन में आपको दे रखा है +2, तो नेट चार्ज हो गया -2। तो अगर इस पर -2 नेट चार्ज आ रहा है तो इस पर 2 पोटेशियम लेना पड़ेंगे, क्योंकि एक पर +2 है तो 2 पर, एक पर +1 है तो 2 पोटेशियम पर +2। ये हो गया बैलेंस। तो ये और ये हटा दो और ये आपका काम खत्म, ये आपका कंपाउंड बनके तैयार। F भी हो गया। अब हम चलते हैं G की तरफ। फिर कह रहा है पोटेशियम ट्राइऑक्सलेटो क्रोमेट। ऑक्सलेटो का मतलब पता है क्या होता है? C2O4। ऑक्सलेटो क्या होता है? C2O4। तो यहां पर मैं लिखूंगा C2O4 और ये कितना है मेरे प्यारे बच्चों? ट्राइऑक्सलेटो। दिस इज योर ट्राइऑक्सलेटो। अब यहां पर आप मुझे एक बात बताइए, यहां पर एक क्रोमियम पर कितना चार्ज दे रखा है? +3 और C2O4 के ऊपर -2 चार्ज होता है। एक C2O4 के ऊपर -2 चार्ज होता है, तो -2 × 3 -2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो इट विल कम आउट टू बी +3 -6 यानी कि -3, यानी इस कॉम्प्लेक्स पर -3 चार्ज आ जाएगा। तो -3 को बैलेंस करने के लिए मुझे +3 लाना है। एक पोटेशियम पर +1 होता है तो 3 पोटेशियम पर +3 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका कंपाउंड का नाम, ठीक है, CrC2O4 3 ब्रैकेट में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में और बाहर आ गया आपका K3। तो ये वाला पार्ट भी कंप्लीट। ये क्या हो गया? ओके, ट्राइऑक्सलेटो वाला भी हो गया अपना। 7 हो गए। अब 8वीं तरफ चलते हैं। पेंटा अमाइन नाइट्रिटो ओ कोबाल्ट, ठीक है, हमने लिखा यहां पर कोबाल्ट, कोबाल्ट के बाद में पेंटा अमाइन, क्योंकि अल्फाबेटिकल चलना होता है तो ठीक है, हम पहले पेंटा अमाइन लिख देते हैं। फिर कह रहे हैं नाइट्रिटो ओ। अब आप लोग जानते हैं नाइट्रिटो एक एम्बिडेंटेंट लिगेंड होता है NO2, लेकिन यहां पर NO2 में नाइट्रिटो O का मतलब है कि ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया है मेटल को, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इसको रिप्रेजेंट करेंगे ONO से, नाइट्रिटो O। और यहां पर आपके कोबाल्ट पर +3 चार्ज है, कोबाल्ट पर आपके +3 चार्ज है, ठीक है, तो कोबाल्ट पर +3 चार्ज है, अमाइंस पर 0 चार्ज है और ONO पर -1 चार्ज होता है। तो नेट चार्ज कितना हो गया आपका? -2। अगर मैं यहां पर 0 कर दूं, भाई समझ गए ना क्या कहना चाह रहा हूं मैं? तो ये हो जाएगा 2 = 0, ये इधर आ जाएगा तो -2,
बस। तो ये आपके कॉम्प्लेक्स पर -2 चार्ज आ गया, नहीं सॉरी +2 आएगा ना, उधर +2 था ना, क्या कर रहा हूं मैं भी, पागल हो गया हूं भाई। इस पर +3 है, इस पर 0 है और इस पर -1 है, तो नेट चार्ज आई एम सॉरी +2 होगा ना, आई एम सॉरी, तो ये +2 हो जाएगा। ठीक है, चलो 8 क्वेश्चंस हो गए, बाकी के 2 बचे हुए भी कर लेते हैं, जरा इसको नोट कर लो। अच्छा 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 अच्छा, एक बात देखो, ये जे वाला देख लो, जे वाला, ये वाला, यहां पर पेंटा पेंटा, अमाइन अमाइन, नाइट्रीटो नाइट्रीटो, ON, कोबाल्ट कोबाल्ट, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है उधर वाले में, बस वहां पर क्या हो गया, कोबाल्ट आ गया है, NH3 आ गया, लेकिन वहां पर नाइट्रीटो N है, तो बस इसको मुझे ऐसा लिखना है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो हमारा जे वाला भी हो गया है, आप ये समझो, बस वहां पर आपको नाइट्रीटो N ये ऐसे रिप्रेजेंट करना है, NO2 लिख के, नाइट्रीटो O आपको वैसे रिप्रेजेंट करना पड़ता। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, पक्का? चलिए अब ऊपर का एक रब कर देते हैं, और आखिरी वाला, मतलब हमने जे वाला तो कर लिया है, आई वाला देख लेते हैं। डाई अमाइन डाइक्लोरिडो प्लेटिनम, प्लेटिनम डाइअमाइन डाइक्लोरो और 2 प्लेटिनम। तो अब देखो प्लेटिनम पर ये कह रहा है +2 चार्ज है, NH3 पर कह रहा है 0 चार्ज है, भाई हमको तो मालूम ही, और क्लोरीन पर -2, तो नेट चार्ज 0 हो गया, मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस यही आपका जवाब है, यही आपका जवाब हो गया, दैट्स इट। तो ये आपके पहले 10 क्वेश्चंस हम लोगों ने जो करे हैं, दीज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ये कहीं ना कहीं आपसे पूछे गए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओ तेरी, अब आपको इनके नोमेनक्लेटुरे करना है, आपको इनका क्या करना है, नोमेनक्लेटुरे। चलो तो एक काम करते हैं, नोमेनक्लेटुरे यहीं कर लेते हैं, करें? चलिए, Cl3 बाहर है, मतलब कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का नाम हमेशा पहले लिखते हैं, तो इसमें हम लिखेंगे भाई 6 अमाइन है, इसलिए हम इसके लिए लिखेंगे हेक्सा अमाइन कोबाल्ट क्लोराइड, हेक्सा अमाइन कोबाल्ट क्लोराइड। अब यहां पर आपको बस इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, निकालिए, कैसे निकालेंगे भाई, यहां पर आप जानते हैं कि इसका कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर X हो गया, आपके पास में 6 अमाइन है, 6 का 6 ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहां पर आपके पास में 3 क्लोरीन और 1 क्लोरीन पर -1 चार्ज है, तो यहां पर नेट चार्ज कितना हो गया, X + 0 -3 = 0, तो नेट चार्ज X की वैल्यू हो गई +3, यानी यहां पर कोबाल्ट पर +3 चार्ज है, तो यहां पर मैं लिख दूंगा रोमन नंबर्स में 3, तो ये जाएगा हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। यहां वाले केस में आप देख सकते हैं कि यहां पर भी ऑक्सीडेशन नंबर तो कोबाल्ट का 3 रहने वाला है, आप चाहो तो कैलकुलेट कर लो भाई, कोबाल्ट का X ले लो, आपके पास में अमाइन है, अमाइन का 0 ले लो, आपके पास में एक क्लोरीन अंदर है -1 ले लो, और आपके पास में 2 क्लोरीन बाहर है, इनका 2 × -1 ले लो, तो X - 3 = 0, तो X की वैल्यू हो जाएगी +3, यानी इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर निकल के +3 आ रहा है। नाम कैसे लिखेंगे इसका? अब यहां पर इन्होंने क्वेश्चन देने में एक मिस्टेक कर दी है, क्योंकि देखो कोबाल्ट का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 6 होता है, मतलब यहां पर मेरे ख्याल से 5 आना चाहिए, यहां पर हमारे पास में डेफिनेटली 5 आना चाहिए, ये क्वेश्चन के अंदर प्रिंटिंग एरर है, तो हम इस प्रिंटिंग एरर को अवॉइड करते हुए यहां पर इसका नाम लिखेंगे पेंटा, क्योंकि मेरे पास में 5 अमाइन है, इसलिए पेंटा अमाइन क्लोरिडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड, कोबाल्ट 3 क्लोराइड, पेंटा अमाइन क्लोरिडो, क्योंकि आपके पास में 5 अमाइन है, एक क्लोरिडो है, क्लोरिडो या क्लोरो जो लिखना हो लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगले वाले कंपाउंड में मजा आएगा, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन एंटाइटी नेगेटिव हो गया, तो यहां पर हम आयरन का नाम सीधे आयरन नहीं, इसको फेरेट लिखना पड़ेगा, लेकिन पॉजिटिवली चार्ज पहले लिखते हैं, तो पहले मैं यहां पर लिखूंगा पोटेशियम, फिर मैं लिखूंगा हेक्सा, क्योंकि इस लिगेंड का नाम है साइनो या साइनिडो, जो आप लिखना चाहें, तो पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट, यहां पर एक साइनो पर -1, तो 6 साइनो पर -6
+3, क्या बचा -3, 0 के उधर चला गया तो क्या हो गया +3, यानी यहां पर आयरन पर चार्ज कितना हो गया +3, तो हेक्सासाइनोफेरेट 3। ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना आना चाहिए, ये मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ा चुका हूं। अब यहां पर देखो ये वापस से नेगेटिवली चार्ज लिगेंड हो गया, तो फिर मुझे इसके लिए लिखना पड़ेगा पोटेशियम ट्राइऑक्सलेटो, पोटेशियम ट्राइऑक्सलेटो फेरेट। अब यहां पर देखिए एक C2O4 पर -2 चार्ज होता है, तो -2 मल्टीप्लाई बाय 3 -6 प्लस 3 यानी कि -3 जब 0 के उधर जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी +3, यानी यहां पर भी आपके फेरेट पर +3 चार्ज ही है। पोटेशियम ट्राइऑक्सलेटो फेरेट 3। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। चलिए अगले क्वेश्चन में भी क्या हो रहा है, नेगेटिवली चार्ज लिगेंड ही है, पोटेशियम बाहर है तो इसका नाम लिखेंगे हम लोग पोटा करी हुई गाय, गाय करती है पोटा, उसका भाई है पोटासियम। पोटेशियम टेट्राक्लोरिडो, पोटेशियम टेट्राक्लोरिडो, पैलेडियम को क्या लिखेंगे पैलेडेट, पैलेडेट लिखेंगे इसको, क्योंकि नाम के आगे AT लगाना जरूरी है, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज लिगेंड आई मीन कॉम्प्लेक्स है। मैं लिगेंड बोल रहा हूं क्या बार बार, नहीं नहीं नहीं, आई एम सॉरी, नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आता है इसको नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। अगर मैंने इसके पहले कभी लिगेंड बोल दिया हो तो आई एम सॉरी, लिगेंड भी एक चीज है, बट लिगेंड आप लोगों को पता है ना ये होता है, ये लिगेंड है, ये लिगेंड्स है, ठीक है ना। ये तो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर जब नेगेटिव होगा तो आपके मेटल के नाम के अंदर पैलेडेट लगेगा। अब यहां पर इसका चार्ज निकाल लें, एक क्लोरीन पर -1 तो चार क्लोरीन पर -4 +2, एक पोटेशियम पर +1 तो दो पोटेशियम पर +2, तो -4 +2 कितना हो गया -2। जब -2 0 के इधर आएगा तो हो जाएगा +2, तो पैलेडेट का चार्ज हो गया +2। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, जरा ध्यान से देख लीजिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन करने से पहले मैं थोड़ा सा यहां पर जादूगरी दिखाऊंगा। ये CBSE 2013 का क्वेश्चन है, लेकिन मैं थोड़ा सफेद कर देता हूं ताकि क्या है कि मैं यहां पर इसका नाम लिख सकूं, वरना नाम नहीं लिख सकता। मैं यहां पर लिख देता हूं कि क्वेश्चन CBSE 2013 में आया हुआ है। चलिए अब इस कंपाउंड का नाम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे डाई अमाइन। क्यों सर? क्योंकि सबसे पहले अल्फाबेटिकली चलना पड़ेगा। 2 अमाइन है, फिर क्लोरिडो, डाई अमाइन, क्लोरिडो, फिर इसको क्या बोलेंगे CH3 के साथ, इसको बोलते हैं मिथेनामाइन। क्या बोलते हैं? मिथेनामाइन। तो इसको यूजुअली ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर दो नाम आ रहे हैं, एक मीथेन आ रहा है और एक अमाइन आ रहा है, तो मिथेनामाइन ब्रैकेट में आएगा, मिथेनामाइन। फिर यहां पर लिखा जाएगा प्लैटिनम। प्लैटिनम क्यों लिखा जाएगा? क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन जो स्फीयर है ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसलिए प्लैटिनम आएगा। यहां पर हम इसके चार्ज के लिए स्पेस छोड़ देते हैं और क्लोराइड आगे लिख देते हैं। अब यहां पर हम इसको देखें कि ये एक न्यूट्रल लिगेंड है, मीथेन अमाइन एक न्यूट्रल लिगेंड है, अमाइन एक न्यूट्रल लिगेंड है, यानी केवल इस पर -1 चार्ज है और इस पर -1 चार्ज है, तो -1 -2 जब 0 के इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा +2, यानी प्लेटिनम पर आ जाएगा +2 चार्ज। तो देखो गाइस, नॉमेनक्लेचर करने के लिए आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको बहुत सारी चीजें आनी चाहिए। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि लिगेंड है तो कौन से टाइप का लिगेंड है, बाइडेंटेड है, मोनोडेंटेड है, इस पर चार्ज कितना है, +1 चार्ज है, -1 चार्ज है, -2 चार्ज है, -3 चार्ज है। आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते आना चाहिए और साथ साथ आपको IUPAC के पूरे रूल्स आने चाहिए, तब जाकर आप इसे ठीक से नॉमेनक्लेट कर पाएंगे और ठीक से आप इस तरीके के क्वेश्चंस कर पाएंगे। एक बार जरा इन क्वेश्चंस को ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि मोस्टली मुझे इस चैप्टर के अंदर अधिकतर जो क्वेश्चंस दिखाई दिए हैं वो आप मान के चलिए कि सारे ही नॉमेनक्लेचर के ऊपर हैं या आइसोमेरिज्म के ऊपर है। देख लो इसको एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं, अगर हो गया हो तो।
अगला क्वेश्चन मेरे सामने आ रहा है, 2019 का क्वेश्चन है, थियोरेटिकल क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है ये कि मुझे डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में डिफरेंशिएशन करके बताओ। तो आपकी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ही आपकी कोऑर्डिनेशन सॉल्ट होती है। योर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट इज योर कोऑर्डिनेशन सॉल्ट, और आपकी एक होती है डबल सॉल्ट। देखिए बेटा, जो डबल सॉल्ट होती है ना, ये आपके एनसीईआरटी में भी लिखा है दैट इट लूजेस इट्स आइडेंटिटी इन इट्स सोल्यूशन फॉर्म। ये जब अपने सोल्यूशन फॉर्म में जाती है तो ये अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास में KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O नाम की सॉल्ट, और अगर मैंने इसको वाटर में डिसॉल्व कर दिया तो K पॉजिटिव अलग हो जाएगा, Mg डाई पॉजिटिव अलग हो जाएगा, 2 और 3 क्लोरीन 3Cl नेगेटिव अलग हो जाएंगे, और 6 वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा, सब चिथड़े बिथड़े हो जाएगा। लेकिन कोऑर्डिनेशन सॉल्ट की अगर मैं बात करूं तो इट रिटेन्स, दीज सॉल्ट्स रिटेन्स देयर आइडेंटिटी, these salts retain their identity even in their solution form। solution form में भी अपनी आइडेंटिटी रिटेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास में K4FeCN6 नाम का सॉल्ट, और अगर आपने इसको पानी में डाला तो पानी में जाने के बाद केवल इसका पोटेशियम आयन अलग होगा, लेकिन ये जो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ये जैसा था वैसा ही रह जाएगा। There will be no change in that coordination salt। तो यहां पर इसने अपनी आइडेंटिटी रिटेन कर रखी है, इसके अंदर कोई चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है आपके पास में COCl3.6NH3 है, आपने इसको AgNO3 के साथ मिक्स किया तो आपको यहां पर जो है 3 मोल्स ऑफ AgCl is obtained। 3 moles of AgCl is obtained। यानी आपसे ये कहा जा रहा है कि ये वाला एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन सॉल्ट COCl3.6NH3 नाम का एक कोऑर्डिनेशन सॉल्ट AgNO3 के साथ मिक्स किया तो आपको 3 मोल्स AgCl ऑब्टेन हुआ। बोला गया है ड्रॉ द फॉर्मूला। यू हैव टू ड्रॉ द फॉर्मूला। अब देखो यहां पर चीज समझने की कोशिश करो। आपके पास में COCl3 है डॉट 6NH3 है। इसका ट्रीटमेंट अगर आप AgNO3 के साथ कर रहे हो तो ये बोल रहा है कि प्रोडक्ट में आपको 3 मोल्स ऑफ AgCl मिल रहा है। तो देखो यहां पर सब कुछ क्लियर है कि मेरे पास में 3 क्लोरीन यहां पर है, मुझे 3 क्लोरीन यहां मिल गए, मतलब 3 मोल्स ऑफ AgNO3 के साथ रिएक्शन हुई होगी, तभी यहां से 3 सिल्वर भी निकले। अब यहां पर एक बात देखो कि जब यहां पर केमिकल रिएक्शन हुई तो Cl यहां पर इसके साथ रिएक्ट करके बाहर हो गया, यानी सॉल्ट के बाहर हो गया, मतलब क्लोरीन इज वेरिएबल। और आप लोग सब जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आपके मेटल से जो लिगेंड जुड़ा हुआ होता है वो वाटर में जाने के बाद या किसी से केमिकल रिएक्शन करने के बाद कभी भी अपने मेटल को छोड़ के नहीं जाता। इसका मतलब यह है कि यहां पर ये जो 6 अमाइन के लिगेंड्स हैं ये कोबाल्ट से अभी भी जुड़े हुए हैं और इसको छोड़कर बाहर नहीं गए हैं, केवल यही बाहर गए हैं। तो अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? डेफिनेटली इसका फॉर्मूला बनेगा कोबाल्ट। कोबाल्ट से मैं केवल और केवल 6 अमाइंस जोड़ूंगा, यानी ये आपकी हो गई सेकेंडरी वैलेंसी। और सेकेंडरी वैलेंसी को हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर भी बोलते हैं, जो कि 6 आ रहा है क्योंकि 6 अमाइन है। और ये Cl3 बाहर लगेंगे जो कि कहलाएंगे आपके प्राइमरी वैलेंसी। और हम लोग सब जानते हैं जो प्राइमरी वैलेंसी होती है ये वेरिएबल होती है। वेरिएबल की जगह ज्यादा बेहतर वर्ड पता है क्या है? आयोनाइजेबल होती है। ये क्या होती है? ये आयोनाइजेबल होती है। क्या चीज क्लियर हुई मेरे प्यारे बच्चों? कोई परेशानी इसके अंदर किसी भी तरीके की? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन ये देखो, ये क्वेश्चन मैंने आगे कंटिन्यू कर दिया था। ये क्वेश्चन 2016 में आया था जिसका जवाब अभी हम लोग लिखकर आ गए हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेंटिसिटी ऑफ अ लिगेंड। डेंटिसिटी ऑफ अ लिगेंड का मतलब होता है नंबर ऑफ
कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स, number of coordination bonds formed by a ligand with your central metal atom, that is called as denticity. For example, अगर आपके पास में इथाइलिन डायमाइन है, इथाइलिन डायमाइन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है, देखिए दैट इज योर इथाइलिन डायमाइन। अब यहां पर आप देखो इथाइलिन डायमाइन में आपके पास में ये वाला भी नाइट्रोजन है और ये वाला भी नाइट्रोजन है, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, यानी एक इथाइलिन डायमाइन एक वक्त में एक सेंट्रल मेटल एटम को दो लोन पेयर डोनेट करके उसके साथ में दो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकता है। आपने इसका एग्जांपल देखा भी होगा, जैसे आपके पास में कोबाल्ट होता है तो इससे एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर, एक इथाइलिन डायमाइन इधर और एक इथाइलिन डायमाइन इधर, ये ऐसा एक कॉम्प्लेक्स बनता है। इसमें इथाइलिन डायमाइन देखो एक वक्त पे एक इथाइलिन डायमाइन कोबाल्ट के साथ में दो बॉन्ड बना रहा है, दो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है, एक ये और एक ये। तो ये इथाइलिन डायमाइन की डेंटिसिटी कितनी हो जाएगी 2, यानी इथाइलिन डायमाइन क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा बाई डेंटेड लिगेंड। क्या बात समझ पा रहे हैं आप लोग? डेंटिसिटी का मतलब क्लियर हो गया? चलो तो भाई साहब ये आ गया अपने सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये बोल रहा है व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय दिस कंपाउंड। अब देखो बेटा यहां पर ये बात क्लियर है कि ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स टाइप का आयन है और ये एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। दिस विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बात खत्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय दिस कंपाउंड। अब देखो यहां पर मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था लेकिन मेरी नजर इस पर पड़ गई, SCN पर। यार ये तो एम्बीडेंटेड लिगेंड है, यानी वक्त आने पर यहां पर SCN भी हो सकता है ये लिगेंड एंड वक्त आने पर ये NCS भी हो सकता है, यानी कभी सल्फर अपना लोन पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा तो कभी नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा। तो यार ऐसे केस में क्योंकि ये एम्बीडेंटेड लिगेंड है तो क्या होगा, तो ये लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेगा। इसको बोलेंगे लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म में आपके सेंट्रल मेटल एटम से पहले केस में सल्फर लिंक करेगा तो सेकेंड केस में नाइट्रोजन लिंक करेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉ वन ऑफ द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑफ दिस विच इज ऑप्टिकली एक्टिव। इसके दो आइसोमर्स होते हैं, प्लेटिनम जिससे क्लोरीन जुड़ा हुआ है ऐसा सॉरी पहले अपन सिस वाला बना लेते हैं, क्लोरीन EN और EN, ये इसका सिस पार्ट है। जब आप इसके सिस पार्ट का मिरर इमेज बनाओगे तो प्लेटिनम यहां आ जाएगा, ये क्लोरीन यहां, ये क्लोरीन यहां। अब ये वाला इथाइलिन डायमाइन ऐसा दिखेगा तो ये वाला इथाइलिन डायमाइन ऐसा दिखेगा। अब जब आप इसको उठाओगे और जब आप इसको उठाकर इस पर रखने की कोशिश करोगे तो ये इस पर सुपर इंपोज नहीं होगा। याद करो आपको हेलो अल्केन हेलो अरीन में सिखाया गया था, क्योंकि ये बॉन्ड और ये बॉन्ड 3 डायमेंशनल बॉन्ड होते हैं। जब आप इसको उठाकर ऐसा 180 डिग्री पर घुमाओगे और इसको इस पर रखने की कोशिश करोगे तो ये वाला क्लोरीन एक्चुअली इस क्लोरीन के ऊपर सुपर इंपोज नहीं होगा। समझ में आ गई बात? तो ये नॉन सुपर इंपोजेबल होने की वजह से, ये नॉन सुपर इंपोजेबल होने की वजह से ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा इसका जो सिस पार्ट है। लेकिन अगर मैं इसका ट्रांस पार्ट बनाऊं, जस्ट टू एक्सप्लेन यू गाइस, ClCl EN EN, अगर मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊं तो प्लेटिनम ClCl EN। अब अगर आप इसको ऐसा 180 डिग्री पर घुमाओगे भी तो ये वाला EN उठकर इधर आ जाएगा और ये वाला EN उठकर इधर आ जाएगा, और जब आप इसको उठाकर इस पर रखोगे तो ये सुपर इंपोजेबल हो जाएगा। मतलब इसका जो ट्रांस आइसोमर है ये प्योरली सुपर इंपोजेबल है, इसका ट्रांस पार्ट प्योरली सुपर इंपोजेबल है,
इसलिए वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो यहां पर आप बोलेंगे इसका सिस आइसोमर इज ऑप्टिकली एक्टिव, सिस पार्ट इज ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, कोई मजबूरी चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब ये दोनों क्वेश्चंस हम अभी अभी करके आ चुके हैं। पोटेशियम, फिर पोटेशियम के बाद में बोल रहा है टेट्रा हाइड्रोक्सीडो जिंकेट ZnOH4। अगर आपको याद हो तो अभी थोड़ी देर पहले आप यहां पर -2 इसका लिख कर आए थे, ये वाले केस में टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट में अभी अभी आप इसका स्ट्रक्चर क्या बनाकर आए थे, आपने लिखा था जिंक OH4 -2, याद है। तो अब यहां पर क्या होगा, यहां पर भी सेम ही चीज काम कर रही है, तो यहां पर 2 पोटेशियम लगा दूंगा तो ये चार्ज हट जाएगा, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अगला क्या बोल रहा है, ये प्लेटिनम, फिर प्लेटिनम के बाद में हेक्सामाइन, तो NH3 और यहां पर आ गया क्लोराइड Cl। अब यहां पर आप देखें अमाइन पर तो चार्ज 0 होता है, तो ये प्लेटिनम पर +4 चार्ज बोल रहा है, तो +4 और 0, तो इस कॉम्प्लेक्स पर +4 चार्ज आ गया। तो इसके +4 चार्ज को मैनेज करने के लिए यहां पर 4 क्लोरीन होने चाहिए ताकि -4 आ जाए, तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, कोई परेशानी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पेंटा अमाइन नाइट्रीटो ओ कोबाल्ट क्लोराइड। ठीक है, तो पेंटा अमाइन कोबाल्ट लिखा, कोबाल्ट के पास में मैंने पेंटा अमाइन लगा दिया, एंड नाइट्रीटो ओ मतलब ONO एंड क्लोराइड। अब देखो यहां पर इस पर 0 चार्ज, इस पर 0 चार्ज, इस पर -1 चार्ज, इस पर -1 चार्ज, नहीं सॉरी अभी तो इसको भूल ही जाओ, फिर तो अपन कॉम्प्लेक्स पे चार्ज निकाल लेते हैं। इस पर -1 और इस पर 3, ये बोल रहा है ना कोबाल्ट क्या कि 3 + 0 क्योंकि इस पर 0 चार्ज है, एंड -1, तो क्या बचेगा यहां पर नेट +2, तो यहां पर +2 को मैनेज करने के लिए 2 क्लोराइड आ जाएंगे Cl2। ठीक है, अच्छा यहां पर अगला देखो पोटेशियम टेट्रासाइनिडो निकलेट। ओके, पोटेशियम लिख दिया मैंने, फिर निकलेट यानी कि निकल, एंड टेट्रासाइनिडो मतलब CN4। अब यहां पर ये बोल रहा है निकल पर +2 चार्ज है, एक साइनो पर -1, तो 4 साइनो पर -2, तो नेट चार्ज इस पर -2 हो जाएगा, यानी इस कॉम्प्लेक्स पर -2 चार्ज है, तो इस -2 चार्ज को बैलेंस करने के लिए +2 चार्ज मुझे पोटेशियम से लाना पड़ेगा, तो ये जाएगा K2NiCN4। ठीक है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत। चलो तो अब ये वाला क्वेश्चन गाइस हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अब यहां पर आप लोगों से क्या बोल रहा है ये कि आपको सोडियम डाइसाइनिडो ओरेट का स्ट्रक्चर बनाना है। अब देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सोडियम के लिए मैं Na लिख देता हूं, और यहां पर ओरेट मतलब आपका गोल्ड है, और गोल्ड के साथ में डाइसाइनो है मतलब कि CN2 है। अब यहां पर बस हमको ये देखना है कि ये बोल रहा है कि आपके गोल्ड पर +1 चार्ज है, ये न्यूमेरिक ये रोमन वर्ड से पता चल गया, और आपके पास में यहां पर 2 साइनो आयंस हैं यानी -2, तो नेट यहां पर -1 बचा। अब ये क्योंकि आपका कॉम्प्लेक्स नेगेटिवली चार्ज है, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स पर -1 चार्ज आ रहा है, तभी इसने गोल्ड को ओरेट लिखा हुआ है, ATE लगाया हुआ है, तो -1 को बैलेंस करने के लिए हमारे पास में एक सोडियम अवेलेबल है, तो हमको सोडियम का कोई नंबर बढ़ाना घटाना नहीं है, मतलब NaAuCN2 इज योर आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये बोल रहा है टेट्रा अमाइन क्लोरिडो नाइट्रीटो एन प्लेटिनम सल्फेट। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास में प्लेटिनम है, प्लेटिनम के साथ में ये बोल रहा है कि आपके पास में टेट्रा अमाइन है यानी 4 अमाइन है, फिर क्लोरिडो मतलब Cl है, फिर आपका नाइट्रीटो N है, तो नाइट्रीटो N को तो आप नॉर्मली NO2 करके लिख सकते हो, है ना, NO2 है, तो नाइट्रीटो N प्लेटिनम, और फिर बाहर आ जाएगा आपका सल्फेट SO4। अब यहां पर आपको यह देखना पड़ेगा कि आपके प्लेटिनम पर तो +4 चार्ज है, फिर आपके अमाइन पर 0 है, फिर आपके Cl पर -1 है,
और आपके नाइट्रो पर भी -1 है। तो यहां पर नेट चार्ज कितना हो गया, यहां पर नेट चार्ज हो गया +2, -1 -1 -2 हो गया, -2 4 में से गया तो +2, यानी ये कॉम्प्लेक्स पर +2 चार्ज है। और हम लोग तो जानते हैं कि हमारे सल्फेट पर -2 चार्ज होता है, तो ये ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया, ये ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया। तो ये आपका आंसर निकल के आ गया, सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द ज्योमेट्रिकल आइसोमेर्स। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम इसका नाम लिख देते हैं। अब देखो यहां पर इस कंपाउंड के नाम लिखने के लिए मेरे पास यहां पर 4 अमाइन ग्रुप है। तो यहां पर सबसे पहले मैं लिखूंगा कि भैया ये तो टेट्रा अमाइन है, टेट्रा अमाइन डाइक्लोरो, या आप क्लोरिडो लिखें जो आपकी इच्छा हो, डाइक्लोरिडो क्रोमियम। अब यहां पर सर आप क्रोमियम क्यों लिख रहे हो, आप यहां पर क्रोमेट क्यों नहीं लिख रहे हो? क्योंकि बेटा जब ये कॉम्प्लेक्स नेगेटिवली चार्ज होता, एनायोनिक नेचर का होता, तो मैं क्रोमेट लिखता, लेकिन अभी तो मैं नॉर्मल क्रोमियम लिखूंगा, क्रोमियम। और अब यहां पर मुझे इसका जो भी ऑक्सीडेशन नंबर आएगा क्रोमियम को वो लिखूंगा, और बाद में मुझे आयन लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर मुझे प्लस चार्ज दिख रहा है ना, सो दिस इज आयन। अब यहां पर अपन एक काम करते हैं, इसका चार्ज निकालते। देखिए क्रोमियम का चार्ज x है, 4 अमाइन का चार्ज 0 है, एक क्लोरीन का -1 है, तो 2 क्लोरीन का -2 है, और इस पूरे कॉम्प्लेक्स पर यहां पर नेट चार्ज +1 है। तो ये हो जाएगा x -2 = +1। तो ये -2 इधर जाकर +2 हो जाएगा, और प्लस देखो ना, ये -2 इधर आकर क्या हो जाएगा +2 +2 +1 +3। तो यहां पर मतलब आपके क्रोमियम पर +3 चार्ज है, इसलिए क्रोमियम 3 आयन। ठीक है, इस तरीके से आपको इस कंपाउंड का नाम लिखना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, टेट्रामाइन डाइक्लोरिडो क्रोमियम 3 आयन। अब जरा अपन इसके क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज में बोल रहा है, तो इसका हम लोग वो बना लेते हैं क्या, स्ट्रक्चर। अब देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के अंदर 2 तरीके के आइसोमर्स होते हैं, एक सिस और एक ट्रांस। तो यहां पर मैंने बनाया क्रोमियम। अब सिस के अंदर क्या होता है, ये जो आपके एक जैसे लिगेंड है इनको पास पास बना दो, बाकी के आपके जो लिगेंड है इनको पास पास बना दो। NH3 1 2, NH3 3 और NH3 4, ये बन गया, और इस पर आ गया प्लस चार्ज। ये हो गया आपका सिस आइसोमर। अब आपको इसका जब ट्रांस आइसोमर बनाना है, तो ट्रांस आइसोमर बनाने के लिए आपने बनाया क्लोरीन, क्लोरीन में एक Cl ऊपर लगा दिया, तो एक Cl आप नीचे लगा दो, यानी जो 2 लिगेंड सेम है उनको अपोजिट डायरेक्शन में कर दो। इस वजह से क्या होगा, ये NH3 2 तो साथ में आ जाएंगे, पर 2 अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे। तो ये वाला बन गया आपका ट्रांस, दिस बिकम्स ट्रांस। इस पर कितना चार्ज बना रखा था, +1 चार्ज, तो दिस बिकम्स योर ट्रांस आइसोमर। बस करना क्या था, बहुत इजी है, लल्लू चप्पू क्वेश्चन है, इसका ना कोई बड़ी चीज थोड़ी होती है ना, कि इनका हम लोग टेंशन लें। ऐसी चीजों का टेंशन लेने लगे तो क्या बात थी। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2015 में आया हुआ था, देख लो 2015 में आया था। मैं सीबीएसई का ये हटाऊंगा क्योंकि मेरे को यहाँ पर नाम लिखने के लिए जगह चाहिए। सीबीएसई 2015 का क्वेश्चन है, ठीक है, इसको अपन हटा देते हैं। अरे चक देनी मार देनी खींच के तमाचा, ही हंस दे ले, अरे ही हंस दे ले, ही हंस दे रे, रिंकी आके पापा ही हंस दे रे। अबे गाना मत सुनो, क्वेश्चन सॉल्व करो, लिखा हुआ है सामने, गाना क्या सुन रहे हो। चलो यहां पर अब क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, इसका नाम पहले आएगा, तो हम पहले इसका नाम लिखेंगे हेक्सा अमाइन कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकल कर आएगा, कोबाल्ट का X, ये 6 अमाइन 6 के 6 का 0, एक क्लोरीन का -1 तो 3 क्लोरीन का -3, नेट चार्ज 0। जब ये -3 इधर आ जाएगा तो X की वैल्यू क्या हो जाएगी, +3, यानी कोबाल्ट पर चार्ज कितना, +3। तो कोबाल्ट 3 और बाहर आ जाएगा क्लोराइड, हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 3
क्लोराइड। अगले का देखेंगे एनायोनिक लिगेंड है भाई साहब। तो एनायोनिक लिगेंड के अंदर क्या करेंगे हम, पहले लिखेंगे यहां पर टेट्रा क्योंकि 4 है, क्लोरिडो क्योंकि क्लोराइड आयन है, तो टेट्रा क्लोरिडो, ब्रैकेट के अंदर इसका चार्ज निकालो, निकल पहली फुर्सत में निकल का X, 4 क्लोरीन का -4 इज इक्वल टू नेट चार्ज इस कॉम्प्लेक्स पर -2 है, ये दिख रहा है ना -2 नेट चार्ज। सो नेट चार्ज -2 है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -2 + 4, यानी द वैल्यू कम आउट टू बी 2। तो यहां पर हो जाएगा टेट्रा क्लोरिडो 2, टेट्रा क्लोरिडो 2, और यहां पर मुझे लिखना पड़ेगा, नहीं टेट्रा क्लोरिडो क्या लिखना पड़ेगा, टेट्रा क्लोरिडो निकलेट, निकलेट। अब निकल के आगे AT लगाया, फिर लगाया 2 और फिर लिखेंगे आयन। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक रहेगा, टेट्रा क्लोरिडो निकलेट 2 आयन। ठीक है। अगला सवाल, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, पोटेशियम पहले दे रखा है, तो पहले तो लिखना पड़ेगा पोटेशियम हेक्सा क्योंकि 6 CN है, हेक्सा साइनो या साइनिडो, जो आपकी इच्छा में साइनो लिखूंगा, और आयरन को मैं लिखूंगा फेरेट, AT लगाऊंगा, क्यों, क्योंकि एनायनिक लिगेंड एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। अब यहां पर एक पोटेशियम पर +1 तो 3 पोटेशियम पे +3, आयरन का पता नहीं इसलिए आयरन का X, और एक साइनो पर -1 तो 6 साइनो पर -6, तो ये हो जाएगा X इज इक्वल टू +3, तो यहां पर फेरेट के ऊपर आ जाएगा +3। ठीक है, तो यहां पर फेरेट पर आ जाएगा +3 चार्ज, पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट 3। ठीक। अगला क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, दिल्ली गवर्नमेंट 2022 में आया था। पहला होता है एम्बीडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं। गाइस आप लोग जानते हो एम्बीडेंटेड लिगेंड्स का मतलब क्या होता है, ऐसे लिगेंड्स जिनके पास में दो ऐसे एटम्स हो, जिनके पास में दो ऐसे एटम्स हो, दो एटम्स that are capable, that contains two atoms that are capable of donating lone pair to central metal atom but one at a time। यहां पर एक टाइम पर एक ही डोनेट करेगा। इसका एग्जाम्पल जैसे कि आपका नाइट्रीटो N एंड नाइट्रीटो O, यहां पर ऑक्सीजन इज बिहेविंग एज अ डोनर एटम और NO2 होगा इस पर भी -1 चार्ज, पर यहां पर नाइट्रोजन इज बिहेविंग एज अ डोनर एटम। तो है दोनों NO2, है दोनों नाइट्रीटो, दोनों ही क्या है नाइट्रीटो, लेकिन एक N है और एक O है ना। चलिए, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ लिगेंड्स। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ लिगेंड्स सराउंडिंग द सेंट्रल मेटल एटम। कोऑर्डिनेशन नंबर को ही सेकेंडरी वैलेंसी से भी डिनोट किया जा सकता है, सेकेंडरी वैलेंसी भी आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास में एक सॉल्ट है K4FeCN6, तो यहां पर आप देखिए इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर सेंट्रल मेटल एटम के पास में यह है आपका लिगेंड, और ये लिगेंड के आगे जो 6 लिखा है ये है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। समझ में आई बात आप लोगों को। चलिए, अगला होता है चिलेट्स। अब ये चिलेट्स क्या होते हैं, तो बेसिकली मेरे प्यारे बच्चों, चिलेट्स आर दोस कंपाउंड्स दैट हैव ए लिगेंड attached to the central metal atom with two coordination bonds। यानी जब आपका एक लिगेंड एक सेंट्रल मेटल एटम के साथ में दो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेता है एक ही वक्त पे, उसे बोला जाता है चिलेट्स। ऐसे कंपाउंड्स को टेक्निकली चिलेट्स बोला जाता है। क्या बात समझ में आई। इसका मैं आपको एग्जांपल अगर बताऊं तो मान लीजिए आपके पास में यहां पर कोबाल्ट है, यहां पर आपका एक इथाइलिन डायामाइन है, तो इथाइलिन डायामाइन ने एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इससे और दूसरा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इससे, फिर आपके पास में एक और इथाइलिन डायामाइन आ गया तो एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इससे और एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इससे,
फिर एक और इथाइलिन डायमाइन आ गया, एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इससे और एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इससे। तो आप देखो यहां पर जो इथाइलिन डायमाइन नाम का आपका जो लिगेंड है, इस एक लिगेंड ने सेंट्रल मेटल एटम के साथ में 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाए, यानी कि एक लिगेंड एक वक्त पे एक सेंट्रल मेटल एटम के साथ में 2 बॉन्ड बना सकता है। यहां पर ये जो लिगेंड है ये बाइडेंटेड लिगेंड कहलाएगा, बाइडेंटेड लिगेंड्स, ठीक है। अच्छा, बाइडेंटेड लिगेंड्स के अलावा यू कैन ऑल्सो ऑब्जर्व चिलेट्स विथ पॉलीडेंटेड लिगेंड्स, पॉलीडेंटेड लिगेंड्स। अब पॉलीडेंटेड लिगेंड्स कौन से हो सकते हैं? लाइक इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसीटेट, इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसीटेट, ये एक वक्त पे एक सेंट्रल मेटल एटम के साथ में 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकता है। तो जब आप कोबाल्ट देखते हैं तो कई बार कोबाल्ट के साथ में आपको केवल और केवल एक EDTA दिखाई देता है। समझ में आ रही बात आप लोगों को? क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? ये कॉम्प्लेक्स आपको इस तरीके से दिखाई दे सकता है। तो यहां पर क्या हुआ, इस EDTA ने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना दिए कोबाल्ट के साथ में, वो भी 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 6। तो ये भी एक प्रकार का चिलेट कंपाउंड है। क्या ये बात समझ में आ गई? दिस इज योर चिलेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब अगला क्वेश्चन हमको ऐसा दिख रहा है कि शायद यहां पर टॉपिक चेंज हो गया है। चलो अब ये क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर आपको सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स का नाम देना है। बकवास करे बिना हम इस कॉम्प्लेक्स का नाम फटाफट लिख देते हैं। एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, कोबाल्ट है, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर X मान लेते हैं, 6 फ्लोरीन का -6 मान लेते हैं, नेट चार्ज -3, तो X की वैल्यू हो जाएगी +3। तो इस हिसाब से इस कंपाउंड का नाम होगा हेक्सा फ्लोरिडो कोबाल्टेट क्यों? क्योंकि एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, ब्रैकेट में डाल देंगे 3 और यहां लिख देंगे आयन। तो हेक्सा फ्लोरिडो कोबाल्टेट 3 आयन, हेक्सा फ्लोरिडो कोबाल्टेट 3 आयन, ठीक है। अब क्या करना है? अब ये बोल रहा है गिव द हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो यहां पर हम सीधा से एक बात समझ गए कि कोबाल्ट के ऊपर +3 चार्ज है। सो कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? पहले साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस को, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर 27 होता है। तो एटॉमिक नंबर 27 के हिसाब से अगर मैं यहां पर बात करूं तो इसके 3d ऑर्बिटल को पहले मैं यहां बना देता हूं और 3d के बाद में इसके 4s को यहां बना देता हूं और 4s के बाद में इसके 4p को यहां बना देता हूं। खैर 4p की यूज नहीं है बट बना देते हैं। अब 3d10 तक जब हम इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं और उसके बाद में हम 4s पर आते हैं, नहीं, हम लोग 1s 2s 2p 3s 3p के बाद हम 4s पर आते हैं। तो ये 19th और ये 20th इलेक्ट्रॉन हो जाता है। सब लोग जानते हैं कि 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, फिर 3s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और 3p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन। ऐसे करते करते आप 2 + 2 + 2 6 6 6 6 18 इलेक्ट्रॉन्स आप यहां पर भर चुके हो। अब 18 के बाद इसके अंदर 19 और 20, 20 के बाद 21 22 23 24 25 26 और 27, ये आपके 27 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब क्योंकि यहां पर कोबाल्ट के ऊपर +3 चार्ज है, अभी हम लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट किया तो हमने पाया कि कोबाल्ट के ऊपर तो +3 चार्ज है। तो +3 चार्ज के हिसाब से एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन तो तुम्हारे 4s से चले गए और एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारा ये वाला चला गया। तो कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये हो गया। अब यहां पर जैसे फ्लोरीन नाम का लिगेंड आया, आप लोग सब जानते हैं कि जो आपका फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन इज अ वीक लिगेंड, फ्लोरीन इज अ वीक लिगेंड। तो फ्लोरीन नाम का जब वीक लिगेंड आएगा तो वो सबसे पहले इन 1 2 3 4 d ऑर्बिटल के अनपेड इलेक्ट्रॉन से रिक्वेस्ट करेगा कि हे माननीय महोदय, हे 4 परम पूजनीय 3d ऑर्बिटल के अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, क्या आप अपने आप की पेयरिंग करेंगे और मुझे ये 2 घर खाली करके दे देंगे ताकि मेरे 6 व्यक्ति में से कोई 2 लोग यहां पर रह जाएं। तो ये लोग क्या बोलेंगे? हट, निकल, पहली फुर्सत में निकल, अपन को कोई जरूरत नहीं तेरी यहां।
तो यहां पर फ्लोरीन डर के आ जाएगा, बोलेगा बाप रे बाप ये 4 तो गुंडे लोग है रे बाबा, इनके पास तो रहना ही नहीं रे देवा, भागो रे भागो। ठीक है, तो ये 6 फ्लोरीन जो होंगे ये भाग के आ जाएंगे। अब ये 6 फ्लोरीन बोलेंगे कि चलो ये तो घर खाली नहीं कर रहे, अब 1 2 3 4 घर खाली हैं, लेकिन यार मुझे तो और घर चाहिए। तो फिर ये 4th ऑर्बिटल 4th शेल के 4d ऑर्बिटल से भी रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे घर खाली करके दो। तो 4th शेल में तो घर ही घर है, तो यहां पर 1 4s 3 4p और 2 4d ये ले लेगा और यहां पर हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगा sp3d। 1 2 3 4 5 6 ये 6 नए घर खाली हो जाएंगे, जो कि खाली थे हो क्या जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 और ये 6 नए घर आ गए। सभी का नाम क्या होगा, sp3d2, आई एम सॉरी sp3d2। अब फ्लोरीन आएंगे, 6 के 6 फ्लोरीन आएंगे और अपने अपने लोन पेयर इस कोबाल्ट के 4th शेल के इन 6 ऑर्बिटल में जो हाइब्रिडाइजेशन करके उसमें रख देगा, और आपको जो 3d है जो जैसा पहले था 1 2 3 4 वैसा का वैसा आज भी दिखाई देगा। ये देखो, तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन हो गया, और हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो आपको मालूम पड़ गया कि इसका हाइब्रिडाइजेशन तो sp3d2 है सर। ठीक, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, पक्का? अच्छा, यहां पर आप देखो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं इस कॉम्प्लेक्स के अंदर, COF6-3 यानी कि हेक्सा फ्लोरिडो कोबाल्टेट 3 आयन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देयर आर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्या ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा? जी हां, ये हाईली पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्या ये कलर्ड कॉम्प्लेक्स प्रोवाइड करेगा? जी हां, ये बहुत ज्यादा कलर्ड कॉम्प्लेक्स भी प्रोवाइड करेगा बिकॉज ऑफ अगेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाई अ सॉल्यूशन ऑफ निकल H2O6 डाई पॉजिटिव इज ग्रीन while a solution of nickel CN4-2 is colorless। देखो बेटा सीधी सी बात है, जब हम बात करते हैं निकल की तो निकल का यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, H2O पर -2 नेट चार्ज +2, निकल पर यहां पर +2 चार्ज होगा, यहां के निकल पर भी +2 चार्ज होगा। चाहो तो आप निकाल कर देख सकते हो। अब साइंस टीचर वेरी क्रूअल मांगे फीस को निखिल छुप जरा, यानी निकल का यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28 एटॉमिक नंबर के हिसाब से कैसा रहेगा, यहां पर अपने को बनाना पड़ेगा 1 2 3 4, ये हो गया इसका 3d के बाद आ जाएगा इसका 4s के बाद आ जाएगा इसका 4p और 4p के बाद आ जाएगा इसका 4d। ठीक है, अब यहां पर 28 एटॉमिक नंबर है जिस पर नेट चार्ज +2 है, तो पहले तो 1 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए, 20 21 22 23 24 25 26 27 और 28, ये इसके 28 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब क्या हुआ, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन निकले, दोनों ही केसेस की बात कर रहा हूं, तो ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन खाली होकर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब पहले वाले केस में वाटर आ रहा है, पहले वाले केस में वाटर ऐसा लिगेंड आ रहा है जो कि एक बहुत ज्यादा वीक लिगेंड है। तो वीक लिगेंड वाले केस में क्या होगा, ये d ऑर्बिटल के 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करने से मना कर देंगे, और अब इस वीक लिगेंड को 4s ऑर्बिटल 4p ऑर्बिटल और 4d ऑर्बिटल से जगह मांगनी पड़ेगी। तो 1 2 3 4 5 6 ये 6 ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे और sp3d2 नाम का हाइब्रिडाइजेशन बनाएंगे और वाटर को जगह देंगे। तो वाटर के लिगेंड्स, वाटर के 6 मॉलिक्यूल्स लिगेंड के रूप में आएंगे और यहां पर अटैच हो जाएंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो यहां पर आप देखेंगे देयर आर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो हम इसे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक नेचर के हो जाते हैं और ये कलर प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जब आप यहां पर वाटर की जगह Cn आयन ले लेते हो तो Cn एक स्ट्रॉन्ग आयन है, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेगा, आएगा गुंडागर्दी करेगा और ये इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करेगा, बोलेगा चल हट वटक। तो यहां पर क्या होगा,
1 2 3 4 केवल 3d ऑर्बिटल के 1 2 3 4 और ये 4 डब्बों में सारे इलेक्ट्रॉन्स भर देगा, यानी इन दोनों की पेयरिंग कर देगा। अब एक ऑर्बिटल 3d का, ये वाला एक ऑर्बिटल का 4s का, और 2 ऑर्बिटल p के लेकर वो क्या करेगा, dsp2 नाम की हाइब्रिडाइजेशन कर लेगा। वो क्या कर लेगा, यहां पर dsp2 नाम का हाइब्रिडाइजेशन कर लेगा और यहां पर अपने 4 Cn नेगेटिव आयन आकर रहने लग जाएंगे। तो अब आप देखो Cn नेगेटिव ने क्या करा, इस d ऑर्बिटल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर दी। इस वजह से यहां पर क्या हो गया, इस वजह से यहां पर 0 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और जब इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, सॉरी 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा, और जब इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं होंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमेशा आपको कलरलेस ही दिखाई देगा। समझ में आया प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म गिविंग अ सुटेबल एग्जांपल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन एन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। वैसे तो ये क्वेश्चंस हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट में कई बार देख चुके हैं, तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि आप लोग हमारा जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वाला ऑक्टाहेड्रल फील्ड के अंदर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, वहां से एक बार करके देख लीजिएगा। वैसे भी 2011 का क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आते, बट मैं रेकमेंड करूंगा एक बार वहां से जरूर देख लेना। अब देखो अगला क्वेश्चन भी यही आ रहा है, अगला क्वेश्चन भी यही आ रहा है। क्या बोल रहा है, NiCl4 पैरामैग्नेटिक है, मतलब डेफिनेटली इस वाले कॉम्प्लेक्स के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्यों होंगे, क्योंकि यह हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। इसका मतलब इसके अंदर जो Cl है वो वीक लिगेंड होगा, मतलब इसके अंदर निकल के इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग नहीं करेंगे। लेकिन क्योंकि CN4 एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, मतलब निकल के 3d ऑर्बिटल के जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं Cn उनकी पेयरिंग करवा देगा और उस वजह से डायमैग्नेटिक नेचर का होगा। हम लोग बार बार इसके बारे में बात नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, Why are low spin tetrahedral complex rarely observed? लो स्पिन के ये क्यों रेयरली ऑब्जर्व्ड होते हैं? अब देखो यहां पर एक बात समझने की कोशिश करना, जब आपके पास में एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है, जब आपके पास में एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर जो आपका 3d ऑर्बिटल होता है, इसकी जो स्प्लिटिंग होती है वो आपको रेयरली दिखाई देती है। मतलब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर जो लिगेंड आपके इस डी ऑर्बिटल को स्प्लिट करने आ रहे हैं वो बहुत रेयरली आते हैं। उसके अंदर भी क्या होता है, आपका जो Eg वाला होता है वो नीचे चला जाता है और T2G वाला ऊपर चला जाता है। और इन दोनों ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग के बाद में जो इन दोनों के बीच की जो एनर्जी होती है, स्प्लिटिंग एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, वो बहुत ज्यादा लेस होती है। तो जब आप इसके अंदर इलेक्ट्रॉन रखोगे तो तीसरा इलेक्ट्रॉन जब आप रखोगे तो तीसरा इलेक्ट्रॉन बोलेगा कि यार T2G से Eg में जाना मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान है, क्योंकि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बहुत ज्यादा लो है। तो इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके यहां जाकर बैठ जाएगा। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के अंदर इन दोनों ऑर्बिटल्स के, यानी डी ऑर्बिटल अभी कैसा है, डी जनरेटेड ऑर्बिटल, लेकिन जब लिगेंड्स इसको अप्रोच करेंगे टेट्राहेड्रली तो ये स्प्लिट होगा। स्प्लिट होने के बाद Eg नीचे रह जाएगा, T2G ऊपर चला जाएगा। टेट्राहेड्रल में उल्टा होता है, ऑक्टाहेड्रल में Eg ऊपर T2G नीचे रहता है, ध्यान रखना। तो जब ये दोनों स्प्लिट होंगे तो इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप, यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, इन दोनों के बीच का गैप इतना कम होता है कि यहां पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बाद में जो थर्ड इलेक्ट्रॉन आता है वो सोचता है यार इसके साथ पेयरिंग करने से अच्छा है अपन थोड़ा सा जंप लगा के यहां बैठ जाए ताकि पूरा कमरा अपने को मिल जाए। और क्योंकि यहां से यहां जाना आसान है, इलेक्ट्रॉन टेक्निकली यहीं जाकर बैठता है। तो ऐसे वाले केस में क्या होता है, यू विल ऑब्जर्व मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यू विल ऑब्जर्व मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से आपको हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स मिलेगा। यू विल ऑब्जर्व हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स एंड नॉट द लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या ये बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो ऐसे ही ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं बार बार, ओके।
अब यहां क्या कह रहा है, अगर में कंपाउंड राइट द हाइब्रिडाइजेशन मैग्नेटिक कैरेक्टर एंड स्पिन, ठीक है, ये वही वीक फील्ड लिगेंड है आयरन के ऊपर, यहां पर +3 चार्ज आ गया, तो आयरन का एटॉमिक नंबर निकाल लो 26 के बाद आप बना लीजिए इसका 3D 1 2 3 4, फिर बना लीजिए 4s 3D, फिर यहां पर बना लीजिए 4p और यहां पर बना लीजिए 1 2 3 4 4D। अब यहां पर ये हो गया 20 21 22 23 24 25 एंड 26, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्योंकि यहां पर आपके आयरन पर कितना चार्ज दिख रहा है भाई, वाटर का तो चार्ज 0 होता है, तो आयरन का माना अपन ने x, वाटर का माना 0 और यहां पर नेट चार्ज +3 है, ये देखो, तो आयरन पर ऑटोमेटिकली +3 हो गया। तो जब आयरन पर +3 चार्ज होगा तो आपके 2 इलेक्ट्रॉन तो यहां से निकल जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा। अब यहां पर आप देखेंगे कि जब वाटर इसको अप्रोच करेगा तो वाटर आकर इसको बोलेगा कि क्या आप लोग पेयरिंग करोगे, तो आयरन के इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे जो 3D ऑर्बिटल में बैठे हैं कि तू भाई वीक फील्ड लिगेंड है, तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू हमको पेयरिंग करे, चल निकल वटक। तो आयरन के अंदर जब ये वाटर अप्रोच करेगा और जब उसको 3D ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स भगा देंगे तो भागेगा, बाप रे बाप, हम सब गुंडा बदमाश लोग हैं, अपन तो यहां चलो। और वो क्या करेगा, 4s 3p और 2d ये ऑर्बिटल्स लेके 4th ऑर्बिटल के एक 4s ऑर्बिटल, 3 4p ऑर्बिटल और 2 4d ऑर्बिटल लेकर sp3d2 नाम का हाइब्रिडाइजेशन करके 6 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेगा और 6 के अंदर अपने वाटर मॉलिक्यूल को रख के हाइब्रिडाइजेशन कर लेगा। और यहां पर आप देखेंगे कि इसका जो 3D ऑर्बिटल है, इसके अंदर 3D ऑर्बिटल के अंदर 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है, बाकी सारे आपके sp3d2 है, ये सारे भी sp3d2 है। तो यहां पर आप देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया इसका, sp3d2, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसका मैग्नेटिक नेचर हो गया पैरामैग्नेटिक नेचर, और स्पिन कैसा हो गया इसका, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, एंड डेफिनेटली ये कॉम्प्लेक्स कलर्ड नेचर का भी होगा, डेफिनेटली ये कॉम्प्लेक्स भी एक कलर्ड नेचर का कॉम्प्लेक्स होगा। क्या ये बात आप लोग समझ पाए, क्या ये बात आप लोग समझ पाए, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राइट द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, शेप एंड IUPAC नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ये आपको दे रखा है, ये आपको कॉम्प्लेक्स दे रखा है NCONH3 होल 6+3, यहां लिख देते हैं इसको CONH3 होल 6 की पावर में +3 कर लोगे। बस मैं आपको यह बता दूं कि यहां पर जो आपका अमाइन है ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और जब कभी भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कर लेगा। चलो क्या करोगे मैं करके बता देता हूं। साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस को, यानी एटॉमिक नंबर 27 के हिसाब से जब आप इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे 1 2 3 4s के बाद 1 2 4p और उसके बाद में 1 2 3 4 ये 4d 3d 4s 4p 4d 19 20 21 22 23 24 25 26 27 यहां पर कोबाल्ट पर +3 चार्ज होगा। कैसे निकाला, बहुत इजी है। अमाइंस पर 0 चार्ज होता है, कोबाल्ट का हमने माना x, तो x + 0 = +3, नेट चार्ज +3, तो ऑटोमेटिकली कोबाल्ट पर +3 हो गया। तो जब कोबाल्ट पर +3 चार्ज होगा तो एक इलेक्ट्रॉन ये गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये गया 2 और तीसरा इलेक्ट्रॉन ये चला गया, तो यहां से आपके 3 इलेक्ट्रॉन्स चले गए। अब जब अमाइन आएगा तो अमाइन बोलेगा देख भाई अपुन तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, चल तू इधर जाके पेयरिंग कर और चल तू इधर जाके पेयरिंग कर, खाली कर। तो अब आपके 3D ऑर्बिटल में केवल आपको 3 ही ऑर्बिटल्स दिखाई देंगे और इनके अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो जाएंगे। अब ये 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 ऑर्बिटल्स लेकर वो हाइब्रिडाइजेशन कर लेगा 1 2 3 4 5 एंड सभी का नाम क्या होगा, D2sp3। सभी का नाम क्या होगा, D2sp3, क्योंकि अब यहां से 2 D ले लिया अपन ने 3D के, तो ये भी D, ये भी D, तो D2, ये S और ये P3, तो ये सब सारे D2sp3 हो गए।
और सभी के अंदर अब आपका जो अमाइन है वो आके अपना लोन पेयर रख देगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड तो लोन पेयर से ही बनेगा। तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, D2sp3। शेप क्या हो गया भाई, जब कभी भी आपके कोबाल्ट के या किसी भी एटम के पास में 6 लिगेंड आते हैं, उनका शेप ऑक्टाहेड्रल ही कहलाता है, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल ही कहलाती है। ये डायमैग्नेटिक नेचर का होगा क्योंकि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये कलरलेस होगा क्योंकि कोई भी इसके अंदर आपको नहीं दिखाई दे रहा है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, इसका आईयूपीएसी नेम होगा हेक्सा अमाइन कोबाल्ट, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स पॉजिटिवली चार्ज है इसलिए कोबाल्टेट नहीं लिखेंगे, केवल लिखेंगे कोबाल्ट। यहां पर लगाएंगे 3 क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, और यहां पर लिखेंगे आयन। ठीक है, कोई तकलीफ इस तरीके के क्वेश्चन के अंदर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ चलते हैं। लेट्स सी अगला क्वेश्चन। ओके, गिव द फॉर्मूला ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोबाल्ट आयन इज बाउंड टू 1 Cl नेगेटिव, 1 NH3 मॉलिक्यूल एंड 2 बाइडेंटेड इथाइलिन डायमाइन। ठीक है, तो यहां पर हमें लिखना पड़ेगा कोबाल्ट इज बाउंडेड टू 1 अमाइन, क्योंकि अमाइन अल्फाबेटिकली पहले आता है इसलिए मुझे अमाइन लिखना पड़ेगा। ए बी सी, सी के बाद सी आता है अल्फाबेटिकली नेक्स्ट सी, और उसके बाद में 2 बाइडेंटेड इथाइलिन डायमाइन, तो EN2। और यहां पर कोबाल्ट के ऊपर क्योंकि +3 चार्ज है, अमाइंस के ऊपर यहां पर 0 चार्ज है, Cl के ऊपर माइनस चार्ज है, एंड इथाइलिन डायमाइन भी न्यूट्रल होता है, तो नेट चार्ज इस कॉम्प्लेक्स का हो जाएगा +2। सो द नेट चार्ज ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स विल टर्न आउट टू बी +2। क्या ये बात समझ में आई? इज दिस क्लियर टू यू? चेक करो, चेक करो, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? पक्की बात, 100% क्लीन एंड 100% क्लियर। अच्छा, इस कंपाउंड का अगर आपसे कोई नाम पूछे तो क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे अमाइन क्लोरो या क्लोरिडो, अमाइन क्लोरिडो बिस। अब यहां पर बिस क्यों लगाया? क्योंकि एक ऐसा कंपाउंड है, एक ऐसा लिगेंड है जिसके ऑलरेडी नाम में डाई आ रहा है, तो मैं इसको डाई इथाइलिन डाई अमाइन बोलूंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स लिगेंड के लिए बिस यूज किया जाता है 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो बिस इथाइलिन डाई अमाइन, बिस इथाइलिन डाई अमाइन कोबाल्ट, कोबाल्ट के ब्रैकेट में 2 आयन, तो इसका नाम होगा अमाइन क्लोरिडो, अमाइन क्लोरिडो बिस, अमाइन क्लोरिडो बिस इथाइलिन डायमाइन कोबाल्ट, कोबाल्ट 3 आयन होगा मेरे ख्याल से। क्यों? क्योंकि वहां पर क्वेश्चन में कोबाल्ट के ऊपर +3 चार्ज दे रखा है ना, तो हम इसका चार्ज थोड़ी लिखेंगे, तो आई एम सॉरी, इट विल कम आउट टू बी 3। देखो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? देख लो, देख लो। अब यहां पर एक बात आप खुद समझो, इतना दिमाग खुद लगाना सीखो कि भाई साहब इथाइलिन डायमाइन और अमाइन ये दोनों बदमाश हैं, ये दोनों एकदम बदमाश हैं और ये दोनों एकदम स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो बेटा जहां हुआ स्ट्रॉन्ग लिगेंड वो इस कोबाल्ट के 3d ऑर्बिटल के जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं उनकी पेयरिंग कर देगा। और पेयरिंग जैसे हुई, क्योंकि हम पिछले क्वेश्चन में कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख चुके हैं, कोबाल्ट के 3d ऑर्बिटल में जब वो +3 स्टेट में होता है तो कोबाल्ट के पास में 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये चारों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाएगी। तो जब कोबाल्ट के चारों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो जाएंगे तो यहां पर यू विल ऑब्जर्व नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो बेटा यही की यही चीज यहां पर भी कोबाल्ट के साथ होगी। कोबाल्ट अगर +3 स्टेट में है तो उसके 3d ऑर्बिटल में आपको 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही मिलेंगे, दुनिया का कोई भी लिगेंड आ जाए। अब ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऐसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में जैसे यहां पर पेयर हुए वैसे वहां पर भी पेयर हो जाएंगे, तो यू विल ऑब्जर्व नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जब आपको यहां पर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे सो ये बनाएगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। सो बिकॉज ऑफ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स
बिकॉज ऑफ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्यों? क्योंकि इथाइलिन डायमाइन एंड अमाइन आर स्ट्रॉन्ग लिगेंड, दीज आर नथिंग बट स्ट्रॉन्ग लिगेंड। और क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये डाई मैग्नेटिक नेचर का कंपाउंड बनाकर देगा। ये आप लोगों को डाई मैग्नेटिक कंपाउंड बनाकर देगा। ऐसे ही आप क्या निकल के लिए नहीं कर सकते? क्या कह रहा है? निकल डाई पॉजिटिव इज बाउंडेड टू 2 वाटर एंड 2 ऑक्सलेट आयन। तो निकल एक्वा से जुड़ा हुआ है एंड ऑक्सलेटो से जुड़ा हुआ है। निकल पर +2 चार्ज है, वाटर पर चार्ज 0 होता है, लेकिन ऑक्सलेट के एक आयन के ऊपर -2, तो 2 आयंस पर -4, तो इस कंपाउंड का नेट चार्ज विल कम आउट टू बी -2। तो इस कंपाउंड का नेट चार्ज विल कम आउट टू बी -2। ठीक है, ठीक है। अब इस कंपाउंड का नाम क्या लिखेंगे? डाई, शुरुआत करेंगे हम डाई से, डाई एक्वा डाई ऑक्सलेटो निकलेट, क्योंकि एनायनिक कम कॉम्प्लेक्स है, सो निकलेट। अब देखिए यहां पर निकल पर इसने बोल रखा है 2 चार्ज, तो 2 आयन। अब यहां पर आपको मैं बता देता हूं ट्रिक। यहां की ट्रिक देखिए, ऑक्सलेटो एंड वाटर मॉलिक्यूल्स आर वीक लिगेंड। अब आप लोग समझ ही गए कि वीक लिगेंड वाले केस में क्या होगा? वीक लिगेंड वाले केस में निकल के अंदर, निकल हमने इसके पहले कहीं देखा था क्या? देख लेते हैं। ये रहा निकल। निकल +2 वाले केस में निकल के पास में आपको 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स दिखाई देते हैं। निकल के पास में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स दिखाई देंगे +2 वाले केस में। और क्योंकि वीक लिगेंड आया है, वो बाहर के ऑर्बिटल्स ले लेगा, इन 2 को नहीं छेड़ेगा, तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन तो रह जाएंगे। तो ऑक्सलेटो और वाटर जो है, आपका ऑक्सलेटो और वाटर जो है, क्योंकि ये वीक लिगेंड है, ये निकल की पेयरिंग नहीं करेंगे। तो पेयरिंग नहीं करने की वजह से हमने नाम दे दिया, इसके अंदर आपको 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स दिखाई देंगे। 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे इन द 3d ऑर्बिटल ऑफ निकल। तो इस वजह से क्या होगा? ये पैरामैग्नेटिक नेचर का हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों, मेरा देशवासियों, मेरा देश के नमूनों? क्या तुम्हें समझ में आया? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अब ये क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अब ये क्वेश्चन के अंदर टेक्निकली वही बहुत सारी चीजें पूछी, मतलब इसी तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। आप कॉन्सेप्ट समझ गए ना? क्या बोल रहा है? आप पहले इसका नेमिंग कर दो। चलो पहले इसका नेमिंग कर देते हैं। पोटेशियम पहले आएगा, क्योंकि आपका जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो पहले आएगा, तो इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम। देन यहां पर देर आर 6 साइनो आयंस, तो फॉर 6 वी आर यूजिंग हेक्सा साइनो या साइनिडो, यू कैन यूज एनीथिंग, है ना। और Mn यानी मैंगनीज, तो मैंगनेट लिखना पड़ेगा मुझे, वी हैव टू राइट NaT। अब यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर या सेकेंडरी वैलेंसी के हिसाब से Cn नेगेटिव, एक Cn पर -1, तो टोटल 6 Cn पर -6 चार्ज विल बी देयर। Mn को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ये X हो गया, एंड पोटेशियम का इट विल कम आउट टू बी +4, तो नेट चार्ज मैंगनीज पर हो जाएगा +2। तो हम मैग्नेट के आगे लगा देंगे रोमन वर्ड में +2, राइट। चलिए अब इसके ही पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। नेम तो हो गया, अब इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री बतानी है। अब देखो स्टीरियो केमिस्ट्री निकालने का मतलब है मुझे इसके शेप के बारे में बताना पड़ेगा, मुझे इसकी ज्योमेट्री बतानी पड़ेगी, और ज्योमेट्री पता लगाने के लिए मुझे इसका हाइब्रिडाइजेशन पता लगाना पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे मैंगनीज, जिसका एटॉमिक नंबर 25 होता है। सो अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम यहां पर 4s ऑर्बिटल पर 2 इलेक्ट्रॉन्स रखेंगे, एंड देन इन 3d ऑर्बिटल वी विल कीप 1 2 3 4 एंड 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। 4p ऑर्बिटल विल रिमेन वैकेंट एंड 4d ऑर्बिटल विल आल्सो रिमेन वैकेंट, राइट। अब यहां पर क्योंकि मैंगनीज इज कैरिंग अ +2 चार्ज, दैट मीन्स कि हम लोगों को यहां से फ्रॉम 4s ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने पड़ेंगे।
सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीज +2। ये आपके मैग्नीज +2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, राइट। अब यहां पर आप देख सकते हो और आप सब लोगों को पता होना चाहिए दैट Cn इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लिगेंड। Cn इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लिगेंड, इजंट इट? क्या आपका Cn एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है? जी हां सर, Cn एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेगा? ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड इन इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करेगा। ये इसको इसके साथ पेयर करेगा, इसको इसके साथ पेयर करेगा। सो विच मींस कि यहां पर टेक्निकली इस वाले डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इस वाले डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, लेकिन बेटा ये इलेक्ट्रॉन विल स्टिल रिमेन अनपेयर्ड। लेकिन हम लोगों के लिए यहां से 2 d ऑर्बिटल्स वैकेंट हो गए, एक 4s वैकेंट हो गया और हमें यहां से 4p मिल जाएगा। तो इसका जब हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 एंड 6, इट विल कम आउट टू बी D2sp3। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? D2sp3। अब आपके जितने भी Cn नेगेटिव लिगेंड्स आएंगे, टोटल 6 आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहां पर 12 इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएंगे। 1 Cn नेगेटिव का एक लोन पेयर यहां पर डोनेट हो जाएगा इस तरीके से, और यहां पर 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन जाएंगे। तो यहां पर इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया D2sp3। और जब D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन अगर किसी का होता है तो भाई साहब उसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल हो जाती है। तो इट इज हैविंग अ ऑक्टाहेड्रल शेप इन ज्योमेट्री। हाइब्रिडाइजेशन विल कम आउट टू बी D2sp3। उसके अलावा क्योंकि इसके पास में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है मुझे, ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। मैग्नेटिक बिहेवियर भी तो पूछा गया है इन द क्वेश्चन, दे आर आस्किंग अस द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑल्सो, तो वो तो हमें बताना ही पड़ेगा। सो इट विल कम आउट टू बी पैरामैग्नेटिक। क्या ये सब चीजें समझ में आई आप लोगों को? क्या ये क्वेश्चन करने का तरीका समझ में आया? देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और मुझे इसे रब करना पड़ेगा क्योंकि मैं अगले पेज या तो फिर अगले स्लाइड पर लिख लेते हैं। चलो अगला स्लाइड ले लेते हैं और कंपाउंड का नाम लिख लेते हैं। काय को रब करें? CO है, कोबाल्ट है, कोबाल्ट के साथ में वी हैव 5 अमाइंस अटैच्ड, तो NH3 5 हो गया, एक Cl अंदर है और एक Cl2 बाहर है। कुछ इस तरीके का हमें चीज दिख रही है, करेक्ट। चलिए अब यहां पर पहले इसका नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं। नॉमेनक्लेचर वाले पार्ट में पॉजिटिव पार्ट पहले आएगा, तो यहां पर हम लिखेंगे सबसे पहले पेंटा, क्योंकि हमारे पास में 5 है, पेंटा अमाइन क्लोरिडो कोबाल्ट। कोबाल्ट के ब्रैकेट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका तो हो जाता है 0, इसका हो जाता है -1, इसका हो जाता है 2 मल्टीप्लाई बाय -1, ये हो जाता है x, तो इट विल कम आउट टू बी x -3 इज इक्वल टू 0, विच मींस x विल कम आउट टू बी +3, राइट। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर हो जाएगा +3 एंड क्लोराइड इसके बाहर आ जाएगा। ये भी तो लिखना पड़ेगा, काउंटर आयन। चलिए ये हो गया। अब यहां पर हम लोग सब समझ गए इस बात को कि जो अमाइन होता है ये एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, मतलब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। चलिए कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर देख लेते हैं। साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस को मतलब 27 के हिसाब से कोबाल्ट के 1 2 3 4 5, ये कोबाल्ट का 3D हो गया, ये कोबाल्ट का 4s हो गया, ये कोबाल्ट का 4p हो गया और ये कोबाल्ट का 4d हो गया, राइट। अब यहां पर हमको कोबाल्ट के अंदर 27 इलेक्ट्रॉन्स भरने, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 9, इट विल कम आउट टू बी 27, राइट। अब यहां पर कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेरे प्यारे गुलजारी लालो +3 है। सो +3 होने का मतलब है 4s ऑर्बिटल से 2 इलेक्ट्रॉन्स एलिमिनेट करना है एंड 3d ऑर्बिटल से 1 इलेक्ट्रॉन एलिमिनेट करना है। अब इतना करने के बाद आपके कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन बन गया। अब जैसे यहां पर देखो, मैं जानता हूं कि जो क्लोरिडो होता है ये एक वीक फील्ड लिगेंड है, लेकिन इसके साथ में अमाइन भी तो आ रहे हैं और 5 अमाइन आ रहे हैं, मतलब अमाइंस जैसे ही आपके सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच करेगा वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड जनरेट करेगा, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन्स ऑटोमेटिकली पेयरिंग करना चालू कर देंगे। तो 3d ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स ऑटोमेटिकली पेयरिंग करना स्टार्ट कर देंगे। देखिए पहले ऑर्बिटल में तो ऑलरेडी पेयर्ड अब है, दूसरे के अंदर ये वाला आकर इधर पेयरिंग कर लेगा और तीसरे में ये वाला आकर इधर पेयरिंग कर लेगा, तो ये इनकी पेयरिंग हो गई।
अब हमारे पास में हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए 5 + 1 6 लिगेंड्स हैं। सो 1 2 यानी ये 2 डी के आ गए, 2 डी के हो गए, 3 4 5 6 ये सारे ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में चले जाएंगे। और यहां पर भी आपको पिछली बार की तरह ही सेम D2sp3 दिखाई देगा। और यहां पर आपके अमाइंस, पहले 5 अमाइंस आ जाएंगे, ये आपके 5 अमाइंस आ गए और एक क्लोरिडो आ जाएगा और ये इस तरीके से इसके साथ में बॉन्डिंग कर लेगा। तो क्योंकि यहां पर D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ज्योमेट्री यहां पर भी ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी। लेकिन न्यूज ये है कि यहां पर ये 3D और यहां पर सारे के सारे D2sp3 के अंदर किसी के पास भी कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए ये एक्चुअली डायमैग्नेटिक नेचर को बिलोंग करेगा। इट विल बिलोंग टू डायमैग्नेटिक नेचर, राइट। कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई चीज जो आपको हैरान परेशान कर रही हो इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर? ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए, इसके बाद हमारे पास में और कौन सा कंपाउंड था? हमारे पास कंपाउंड था K2NiCN4। चलिए इसको तो यही कर लेते हैं, पहले इसका नाम लिख लेते हैं। K2NiCN4 यानी पोटेशियम टेट्रा साइनो या साइनिडो निकलेट, और यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है 2, क्योंकि देखो यहां पर 4 साइनो यानी -4, 2 पोटेशियम यानी +2 और ये हो जाएगा X, तो इट विल कम आउट टू बी -2। नेट चार्ज हो जाएगा 0, तो इट विल कम आउट टू बी +2। हाँ, तो निकल पर +2 चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका नाम हो गया पोटेशियम टेट्रासाइनिडो निकलेट। अब निकल मांगे फीस को निखिल छुप जरा यानी 28 3d ऑर्बिटल 1 2 3 4, ये हो गया आपका 3d ऑर्बिटल, ये हो गया आपका 4s ऑर्बिटल, ये हो गया आपका 4p ऑर्बिटल और ये आ गया आपका 1 2 3 4 5 4d ऑर्बिटल। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन यानी 20 21 22 23 24 25 26 27 28। निकल पर +2 चार्ज होने का मतलब है कि यहां पर 4s ऑर्बिटल में से 2 इलेक्ट्रॉन हम लोगों को निकाल बाहर करना है। अब यहां वाले केस में क्या आ रहा है? Cn नेगेटिव आ रहा है। नाउ गाइस, Cn नेगेटिव आप लोग सब जानते हो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। Cn एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये इसकी पेयरिंग कर देगा। तो यहां पर आपका जो 1 2 3 एंड 4 ये आपके 3d ऑर्बिटल में केवल 4 ही डब्बे बचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसका एक d ऑर्बिटल, इसका एक d ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे 1 2 3 4 और बना लेंगे dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। dsp2 हाइब्रिडाइजेशन, यहां पर आपको कौन सा हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगा? dsp2। तो बेटा जब dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो यहां पर आपकी जो ज्योमेट्री बनती है वो बनती है स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनेगी dsp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से। यहां पर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है, मतलब यह भी डायमैग्नेटिक नेचर का होगा। चेक करो, चेक करो, खुद से चेक करो। आएगा, क्यों नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, खुद से चेक करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। YCO यानी आपका कार्बोनिल इज अ स्ट्रॉन्गर लिगेंड देन क्लोरिडो। भाई देखो सीधी सी बात है, जो तुम्हारा C डबल बॉन्ड O होता है इसके अंदर सिनर्जिक बॉन्ड्स होते हैं। पढ़े हैं आप लोगों ने सिनर्जिक बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है? सिनर्जिक बॉन्ड्स बनाने का मतलब होता है जब आपका C डबल बॉन्ड O किसी मेटल के पास जाएगा तो मेटल के जो d ऑर्बिटल्स होंगे और ये तुम्हारा जो C डबल बॉन्ड O है इसके अंदर क्या होगा, ये अपना लोन पेयर इस मेटल को डोनेट करेगा और एक नॉर्मल कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा। लेकिन क्या होगा, यहां पर आपके मेटल के पास में जो लोन पेयर होगा ये उससे लोन पेयर एक्सेप्ट करके एक पाई बॉन्ड बना लेगा, विच इज योर सिनर्जिक बॉन्ड्स। यानी कार्बोनिल क्या करता है,
कार्बोनिल नाम का लिगेंड अपना लोन पेयर तो मेटल को डोनेट करता है, जो दुनिया का हर लिगेंड करता है, लेकिन यह बदले में मेटल के डी ऑर्बिटल में जो अन्य मतलब जिसको बोलना चाहिए लोन पेयर बैठा है, मेटल के डी ऑर्बिटल में जो लोन पेयर बैठा है उसको यह एक्सेप्ट कर लेगा। तो दुनिया का हर लिगेंड केवल सिंगल बॉन्ड बनाता है, अपना लोन पेयर मेटल को देके सिंगल एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है, लेकिन ये वो तो बनाता ही है, उसके साथ में मेटल का जो डी ऑर्बिटल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन बैठा है उसको पकड़ के अपने पास ले आता है और उसके साथ में खुद भी बॉन्डिंग कर लेता है। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो सिनर्जिक बॉन्ड्स बनाने की कैपेसिटी की वजह से सी डबल बॉन्ड ओ यानी कि आपका जो कार्बोनिल है वो एक स्ट्रॉन्गर लिगेंड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले दो क्वेश्चन हैं जो 2012 में आए थे। इस तरीके के क्वेश्चन अब ज्यादा देखने को मुझे नहीं मिले, बट कर लेते हैं। गिव टू एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यूजेस इन इंडस्ट्री। देखो, एक तो ईडीटीए होता है, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। ये आपके इंडस्ट्रियल लेवल पर बहुत ज्यादा यूटिलिटी रखता है ईडीटीए। कहां यूज होता है? आपने अगर क्लास 11th में हाइड्रोजन नाम का चैप्टर पढ़ा हो तो वहां पर ये वाटर हार्डनेस को रिड्यूस करने का काम करता है, वाटर हार्डनेस को रिड्यूस करने का काम करता है। ठीक है, कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों इसके अंदर किसी भी तरीके की? पहला चीज क्लियर हो गई? ठीक है, और दूसरा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स एक विल्किंसन कैटलिस्ट होता है या विल्किंसन रिएजेंट होता है। इसको विल्किंसन रिएजेंट लिख लीजिए। विल्किंसन रिएजेंट हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस के अंदर काम आता है इंडस्ट्रियल लेवल। हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस के अंदर काम आता है एट इंडस्ट्रियल लेवल। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर ये आपसे बोल रहा है कि आप इसे दो ऐसी चीजों के नाम बताओ जो मेडिसिनल यूज में आते हो। दो ऐसी चीजों के नाम बताओ जो मेडिसिनल यूज में आते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर अगर मैं आपको बताऊं तो पहला तो आप सभी लोग जानते हो सिस्प्लेटिन। सिस्प्लेटिन जो होता है वो एंटी कैंसरस होता है, ये तो आप सब जानते हो। और एक और होता है ईडीटीए, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। जैसा वहां वैसा यहां, ये लेड पॉइजनिंग के अंदर इस्तेमाल होता है। अगर किसी इंसान के बॉडी में लेड चला जाए और उसे लेड पॉइजनिंग होने लग जाए तो ये उसके ट्रीटमेंट में काम में आता है। चलिए, तो गाइस काफी सारे क्वेश्चंस करे हम लोगों ने, कम से कम नॉमेनक्लेचर में हम लोगों ने 12-15 नॉमेनक्लेचर देख ली और नॉर्मल जनरल से क्वेश्चन देख लिए। मतलब वो हार्डली 40-45 क्वेश्चंस कुछ हम लोगों ने करे और ये हमारे लिए हाईली इंपॉर्टेंट थे। अब हम अगले लेक्चर में डी ब्लॉक एफ ब्लॉक ले आएंगे, उसके क्वेश्चंस कर लेंगे, फिर अमाइन से कर लेंगे, फिर बायोमोलिक्यूल से कर लेंगे, तो पीवाईक्यू सीरीज भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, रिवीजन सीरीज कंटिन्यू मोड में है, सब कुछ थोड़ा थोड़ा आ रहा है, पढ़ते चलो। ठीक है, चलिए बाय बाय।